हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेलो एग्जाम। आज मैं आप लोग को यूपी स्पेशल इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का जो इसके पहले मैं प्रीवियस लेक्चर करा दिया था, उसमें आप लोग को मैं आपका जो जो अर्थ हावर है उसके बारे में बताया था। आज मैं आप लोग को जो उसके एमसीक्यू क्वेश्चन है उस एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिए इसमें क्या क्या है। अब इसमें मैं ये ड्रॉ ले लेता हूँ। 50 से अधिक देशों में के द्वारा समर्पित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता कब प्रभावित हुआ? तो मौसम परिवर्तन समझौता 50 से अधिक देशों के लिए, इसके लिए कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। 21 मार्च 1994 से ये आपका तैयार हुआ। देखो यूएनएफसीसीसी द्वारा 1944 में 198 कंट्री ने इसको रेटिफाइड किया था, इसका अनुमोदन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें क्या देखें। वर्ष 2015 में पेरिस में यूएनएफसीसीसी की बैठक में समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2015 में जो यूएनएफसीसीसी की बैठक हुई उसके बारे में आपको क्या कहता है? इस समझौते पर सभी देश हस्ताक्षर करेंगे और 2017 से लागू होगा, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? यह समझौता ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से सीमित करने के लिए लक्ष्य रखता है, जिसमें सदी के अंत तक इतना सेंटीग्रेड अधिक न हो पाए। इसमें क्या किया? तो मतलब 200 सेंटीग्रेड तक इसका आगे बढ़ाना नहीं है ये। और तीसरा स्टेटमेंट क्या रहा? किसी भी देश में वैश्विक तापमान में ऐतिहासिक जिम्मेदारी के लिए आपका 2020 तक कितना करना चाहिए? $1000 का प्रतिबद्धता जताएगी। तो इसमें इसमें क्या किया गया था? टारगेट किया गया था कि आपका स्टेटमेंट 2 आपका सही है। इसमें देखिए तो बी ऑप्शन आपका ये 2 वाला ऑप्शन ये सही है। मतलब कि यूएनएफसीसीसी 2015 में जो पेरिस समझौता हुआ था उसमें यह कहा गया था कि 1.5 सेंटीग्रेड से आपका टेम्परेचर मतलब 2 सेंटीग्रेड से वृद्धि न किया जा सके ना। ये आपका स्टेटमेंट था, ये आपका इसका ये पार्ट रहा है। अब देखिए मैं इसको, अब देखिए इसमें निम्नलिखित में से कौन सा 2015 का कौन सा समझौता? 2015 में 21वीं जलवायु परिवर्तन का समझौता हुआ था। तो इसका कौन सा पार्ट हो गया आपका? पार्ट ए पेरिस में 2015 का था हुआ था ना। फिर आपका पेरिस में निम्नलिखित में कौन सा समझौता हुआ था? 21वां 2015 में 21वां समझौता हुआ था पेरिस में, ये आपका स्टेटमेंट हो गया। 2021 में संयुक्त 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में COP29 का COP29 कहाँ हुआ था? तो ये आपका 2021 में आपका ग्लासगो में हुआ था। फिर जलवायु परिवर्तन संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन COP21 आयोजित कहाँ हुआ था? आपका ये पेरिस में आयोजित हुआ था। जलवायु परिवर्तन संयुक्त राष्ट्र 30 नवंबर को इतना में हुआ था। COP26 मतलब यूएनएफसीसीसी की COP26 के अधिवेशन में भारत द्वारा की गई प्रतिबद्धता में क्या चर्चा दिया गया था? तो 2030 के कार्बन उत्सर्जन के बिलियन टन करना। इसमें जो कॉप है उसके बारे में कितने कितने कथन आपको स्टेटमेंट दिए गए थे, उस कथन के बारे में आपको बताना। देखिए इस कथन में आपका क्या पाएंगे? इस कथन में क्या था? 2030 तक आपको कितने परसेंट, 2030 तक अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए 60% परिपूर्ण आपको पूर्ति की अच्छे ऊर्जा से करना पड़ेगा। मतलब कि आप रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा उस पर आपको करना चाहिए। 2030 तक ये आपका टारगेट रहा है। देखिए भारत में 2030 तक भारत अपने कार्बन उत्सर्जन 1 टन की, ये इसी का 5, इसको पंचामृत कहते हैं ना। एक होता है पंचामृत और एक होता है चरणामृत। आप उसमें बता सकते हैं दोनों में क्या था। 2030 तक भारत में अपनी कुल ऊर्जा का आवश्यकता 50% से नवीकरण ऊर्जा में रहा है। 2030 तक में भारत अपनी गैस 50 गीगावाट तक बढ़ा देगा। 2030 तक भारत अपनी कार्बन की तीव्रता 45% की कमी कर देगा। जो कार्बन इमिशन है इसमें 45% का कम है। और 2070 तक भारत अपना शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य टारगेट करेगा ना। फिर यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यूएनएफसीसीसी के में एक अंतर्राष्ट्रीय जिसका गठन क्या है ना, तो इसका गठन क्या है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का अंतर्राष्ट्रीय जिसका गठन क्या है? इसका गठन क्या था? रियो डे जेनेरियो वर्ष 1992 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास सम्मेलन में न्यू यूएन कॉन्फ्रेंस फॉर एनवायरमेंट डेवलपमेंट किया गया है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यूएनएफसीसीसी 1992 में जिसका गठन रियो डे जेनेरियो 1992 में किया गया, संयुक्त राष्ट्र महापर्यावरण के सम्मेलन में किया गया है। फिर मोमेंट फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ
क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ पहल किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये किसके द्वारा का? मूवमेंट फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ फॉर किसके द्वारा किया गया था? ये आपका UNFCCC के द्वारा किया गया था। अब इसमें आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। ये सब देखिए इंपॉर्टेंट कितने कितने MCQ आपका सही हो जाए, तुरंत के तुरंत आपको इसमें आपको मिल जा रहा है। इसमें क्या है आप देखिए, जलवायु परिवर्तन राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किसके द्वारा संबंधित है? तो जलवायु परिवर्तन, जलवायु क्लाइमेट चेंज परिवर्तन राष्ट्र संघ का कन्वेंशन जीवाश्म ईंधन के उपयोग के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन कमी के लिए, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की कमी के लिए। तो आपका जो ग्रीन हाउस गैस है, उस ग्रीन हाउस गैस से कैसे आप इमिशन कम कर सकते हैं उसके बारे में इन्होंने बताया है। इसमें क्या कहा गया है कि आपको क्लाइमेट चेंज जो होता है, तो उस क्लाइमेट चेंज में आपका CO2 का लेवल कैसे ही उसमें परिवर्तित किया जा सकता है। अब नेक्स्ट आप हरित जलवायु कोष मतलब GGF से क्या आप समझते हैं? हरित जलवायु कोष से आप क्या समझते हैं? इसकी स्थापना डरबन में आयोजित जलवायु परिवर्तन सभा में हुई थी। यस, इसी हरित जलवायु की कोष देखिए संयुक्त राष्ट्र परिवर्तन सम्मेलन 2020 में COP16 के कानकून मैक्सिको में 29 नवंबर 2010 में दिसंबर 2010 में मध्य आहूत किया गया था। एक कानकून सम्मेलन एक हरित जलवायु कोष है GCF का एक प्रावधान किया गया है, जिसके तहत विकसित राष्ट्र 2020 तक $100 बिलियन मुहैया कराएंगे। हरित जलवायु निधि ग्रीन क्लाइमेट फंड के बारे में आप किससे समझते हैं? तो ग्रीन क्लाइमेट फंड क्या था? ग्रीन क्लाइमेट विकासशील देशों द्वारा जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए अनुकूल पद्धतियों को सहायता देने के लिए मतलब ग्रीन क्लाइमेट फंड जो होते हैं, जो विकासशील देते हैं डेवलप्ड कंट्री हैं, वो क्या परिवर्तन जो क्लाइमेट चेंज है उसके लिए आपका सहयोग करते हैं, उनके द्वारा वो अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं। ये हो गया। UNFCCC के द्वारा अब GCF की बोर्ड की स्थापना की गई है। अब इसमें देखिए पृथ्वी काल, आप पृथ्वी काल के बारे से क्या समझते हैं? पृथ्वी काल क्या है इसके संबंध में इसमें क्या समझते हैं? ये UNEP और यूनेस्को का उपक्रमण है। यह एक आंदोलन जिसमें प्रतिभागी प्रतिवर्ष निश्चित दिन 1 घंटे की बिजली बंद कर सकते हैं। पृथ्वी वो अर्थ आवर है, अर्थ काल है पृथ्वी काल। जलवायु परिवर्तन पृथ्वी को बचाने के लिए आवश्यकता के जागरूकता के बारे में आप क्या समझते हैं? तो आपने क्या बताया, साल में मार्च के महीने में 1 घंटे बंद करते हैं। यस सही है, जलवायु परिवर्तन को पृथ्वी की बचाने के लिए आपका यही तो अर्थ है, पृथ्वी काल अर्थ आवर है। देखिए अर्थ आवर के बारे में आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। वर्ल्ड वाइड फंड का नेचर होता है हर साल ये देखिए 8:30 बजे से लेकर रात को 9:30 बजे तक 1 घंटे के लिए बंद करते हैं। इसेंशियल जो इसेंशियल है उसको छोड़ करके, जैसे कोई मेडिकल हॉस्पिटल में है, कहीं इंपॉर्टेंट लाइट है, सिक्योरिटी पर्पज की लाइट है, तो उसको ना बुझाइए। जो अननेसेसरी लाइट है उसको आप बुझा करके सेविंग फॉर कर सकते हैं। इसमें सेविंग का क्या मतलब, सेव करने से आपका क्या था, वर्ड एक अच्छे लेवल में एक मतलब एक गुड इमेज जाएगी, आप मतलब वर्ड में आप ये गुड इमेज दे सकते हैं, इसमें आप पढ़ सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यक्रम के समय 2019 में आप क्या समझते हैं? इसमें आप ये न्यूयॉर्क में किया गया है। 23 सितंबर 2029 में जलवायु परिवर्तन की कार्रवाई शिखर सम्मेलन में UN क्लाइमेट एक्शन का न्यूयॉर्क में गठित किया गया है। मैनचेस्टर विश्वविद्यालय में वैज्ञानिकों ने हाल में भू अभियंत्रण द्वारा पैसिफिक महासागर में चमकीले बादल उत्पन्न करने के लिए ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने के लिए रोकप्रद सुझाव के लिए क्या दिया है? तो उसमें क्या है, मैनचेस्टर विश्वविद्यालय ने वैज्ञानिकों के लिए हाल में भू अभियंत्रण द्वारा पैसिफिक महासागर में चमकीले बादल, जो आपका चमकीले बादल है उनको रोकने के लिए आप इसमें क्या पा सकते हैं? तो इसमें चमकीले बादल को रोकने के लिए आपको समुद्री जल का उपयोग करना है। मैनचेस्टर विश्वविद्यालय ने समुद्री जल के बारे में इन्होंने बताया है कि आप इसके बारे में कि इसमें केयर करिए ना। अब देखिए इसके क्वेश्चन, अपकमिंग क्वेश्चन के लिए इसमें क्या है देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल एंड प्रोटोकॉल की संध्या। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है इसके बारे में आप लोग को देखिए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है क्योंकि ये ग्लोबल वार्मिंग है, इसके लिए हम इसको आप लोग के लिए कलर चेंज कर देता हूँ। देखिए मैं डिफरेंट कलर लेता हूँ, इसके लिए कम से कम आपको इसके लिए कम से कम ये आपको रेड कलर का होना जरूरी है ना, रेड कलर से, क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल रेड कलर के लिए है ना। क्योटो प्रोटोकॉल ये अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। अब तो आपको इसकी अगर फुल फॉर्म आएगा तो आप बता लेंगे ना, UNFCCC यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये ग्रीन हाउस गैसों के निकाल के लिए कम करने से संबंधित है, न केवल ग्रीन हाउस गैसों से संबंधित है। यह जापान के क्योटो शहर में 1997 में UNFCCC में तीसरे क्योटो प्रोटोकॉल का स्वीकार किया गया था। 1997 में इसमें तीसरे क्योटो प्रोटोकॉल स्वीकार किया था। उसमें इसका कब से 16 फरवरी 2005 से ये लागू किया गया है आपका ये ना।
क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को 1990 से के स्तर पर लाने के लिए बाध्यकारी समझौता लाया गया है। क्योटो प्रोटोकॉल के समझौते के अनुसार अधिक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करने के लिए देशों को उत्सर्जन 2008 से लेकर 2012 तक 5.5% से कटौती करनी चाहिए। इसमें मतलब ये समझौता किया गया था कि 2008 से लेकर 2012 तक आप लोग 5.2% 5.2% से आप कमी करिए ना। फिर आपका एक CDM मैकेनिज्म चला, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म की तरह से मतलब जिसके पास अच्छी टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करे, और जो डेवलपिंग कंट्री है उनको आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करें, और जो वेस्टेज हैं देखिए रहे थे इसमें आपको क्या आ रहा है, ई वेस्टेज। भारत सरकार ने ई वेस्टेज पर रोक लगा दिया, क्योंकि जो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण आते थे, गैजेट आते थे, भारत उनको परचेज कर रहा था। यहाँ के लोग पॉवर्टी के कारण यहाँ के लोग परचेज कर रहे हैं, लेकिन वो साल 2 साल में वो चीज़ें खराब हो जा रही हैं। जब वो खराब हो जाने के बाद तो ई वेस्टेज, जो एक ई वेस्टेज होता है, ये बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट करता है, जो कि सड़ता नहीं। तो इसलिए एक भारत एक हब बन जा रहा है ई वेस्टेज का, तो सरकार ने इस पर रोक लगाया ना। UNFCCC ने क्योटो प्रोटोकॉल में 12 धारियों अंतर्गत वर्णित किया है ना। इसमें कि इसके तहत उन्हें Annex 1 के विकसित गैर एनेक्स देशों को, मतलब विकसित देश है, और गैर एनेक्स देश मतलब स्वच्छ विकास युक्त परियोजनाएं कार्यान्वित के लिए कार्बन क्रेडिट प्रदान करेंगे। मतलब कि Annex 1 में वो कंट्री किए गए हैं जो विकसित डेवलप्ड कंट्री हैं। फिर गैर एनेक्स मतलब डेवलप्ड कंट्री और अनडेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्री, उनको आप कार्बन क्रेडिट के हिसाब से आप अपनी टेक्नोलॉजी प्राप्त करेंगे ना। कार्बन क्रेडिट का उपयोग कर विकसित कर देश में अपनी राष्ट्रीय उत्सर्जन प्रतिभाओं की हुई कमी को पूरा करने में कर सकते हैं। यह स्पष्ट है कि ऐसी परियोजनाएं Annex 1 देशों में कार्यान्वित किए जाएंगे, परंतु ऐसे देशों में Annex 1 विकासशील देशों में क्रियान्वित किया जाएगा ना। इस प्रकार की परियोजनाओं में संबंध में किया जाएगा। अब देखिए UNFCCC आया, फिर उसके बाद इसमें क्या है, UNFCCC आया, क्योटो प्रोटोकॉल है 1997 का, फिर 1997 इसमें Annex 1 आया, फिर Annex 1 आया धारा 12, फिर CDM आया, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। इसमें डेवलपिंग देश जो आपका नॉन डेवलप मतलब डेवलपिंग कंट्री है वो Annex 1 कंट्री में है। फिर ये क्या करेंगे, कार्बन क्रेडिट देंगे, मतलब कि अच्छी परियोजनाएं देंगे, फिर हम इनको कार्बन क्रेडिट कैसे देंगे, जैसे हम पेड़ पौधे लगा करके ये जो प्रदूषण कर रहे हैं उस प्रदूषण को मैं रोकने के लिए यहाँ पर हम पौधे का इन्वायरमेंट का मतलब जो कार्बन क्रेडिट मैं एब्जॉर्ब किया हूँ उस कार्बन क्रेडिट को चाहे तो हम पैसा ले लें चाहे तो हम वो ले लें, आप इनसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर टेक्नोलॉजी अच्छी ले लें। तो भाई जैसे जिसके पास जो चीज़ रहेगा वही तो देगा, जैसे टीचर हो सकता है एजुकेशन दे सकता है, जिसके पास जो चीज़ एक्सेस रहता है आशीर्वाद, जैसे भगवान से आप क्या आशीर्वाद ले सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे क्या क्या कार्बन के जो अच्छे देश हैं जो डेवलप्ड कंट्री है उनसे हम क्या लेते हैं, उनसे अच्छी टेक्नोलॉजी ले सकते हैं। उनके यहाँ जो रिसर्च होते हैं अच्छे रिसर्च होते हैं, इनोवेशन होते हैं। और जो डेवलपिंग कंट्री हैं उनके यहाँ भी भूखमरी है, ये सबको लड़ाई उसमें झेल रहे हैं, तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, उनके लिए टेक्नोलॉजी दे सकते हैं। कार्बन उत्सर्जन की इस प्रणाली के तहत किसी भी देश में उपलब्ध के अनुसार देशों में अधिकतम कार्बन उत्सर्जन को निर्धारित किया गया, मतलब क्या क्या कौन सा देश कितना कार्बन उत्सर्जन कर सकता है उसके बारे में इसमें बताया गया है ना। अब इसमें देखें किसी भी देश समूह में निर्धारित अधिकतम कार्बन उत्सर्जन मतलब प्रति मीट्रिक टन में कटौती करने पर कार्बन क्रेडिट करता है। मतलब प्रति मीट्रिक टन, 1 मीट्रिक टन को अगर आप कार्बन में कटौती करते हैं तो उसको 1 कार्बन क्रेडिट आपको मिलेगा ना। इसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कार्बन क्रेडिट का क्रय विक्रय केवल बाजार मूल्य पर निर्धारित करेगा। मतलब ये तुरंत फिक्स नहीं होता कि 1 मीट्रिक टन आप अगर कार्बन कम कर दिए तो आपको इतना कार्बन क्रेडिट मिलेगा और इसका आप यूज कर सकते हैं। इसके करने के लिए आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, मतलब पर ईयर मार्केट के हिसाब से इसकी वैल्यू बदलती रहती है। जो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म आया कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग किसी भी के लिए हरित गैस उत्सर्जन नियंत्रित करने के लिए प्रणाली है। यह क्योटो प्रोटोकॉल के तहत सामने आई थी। इसमें क्या रहता है, इसके अंतर्गत वनीकरण, कार्बन सिंक एवं अन्य देशों में कार्बन न्यूनीकरण के बारे में परियोजनाएं आती हैं ना। यह एक वैश्विक ताप को कम करने के लिए सहायक करता है। इस प्रणाली के तहत विकसित करने के विकासशील देशों में कार्बन उत्सर्जन के द्वारा परियोजनाओं को पूंजी लगाकर कार्बन क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं ना। इसमें क्या क्या आप कर सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग हरित होता है, इसमें वनीकरण आप पौधा लगा सकते हैं। वैश्विक देशों का विकासशील देशों मतलब जो डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग नेशन इनको आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर सकते हैं। फिर क्या कहते हैं, CO2 उत्सर्जन में भूमंडलीय ताप के नियंत्रण में कार्बन ट्रेडिंग को प्रोत्साहन मानकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की जाए। UNFCCC के द्वारा यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के स्वच्छ विकास युक्त है, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म का उपयोग करते हैं। संचालन विकासशील देशों के लिए किया जाता है प्रोत्साहन करने के लिए, इसलिए ताकि अच्छी से अच्छी प्रौद्योगिकी ग्रीन हाउस का उत्सर्जन कर सके। अच्छा, इसमें उत्सर्जित सर्टिफाइड इमिशन एंड रिडक्शन
CER CDM के अंतर्गत आने वाली व्यापारिक ट्रेडेबल यूनिट। CER यूनिट एक कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में घटाने में प्रयोग होता है। वनीकरण में एफॉरेस्टेशन प्राप्त किया जा सकता है। कार्बन टैक्स, इसमें आप कार्बन टैक्स में कितना आप कर सकते हैं ना, उन उत्सर्जक में लगाया जाने वाला है जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को उत्सर्जन करने के लिए एक पोल्यूशन टैक्स होता है। इसमें क्या करते हैं आप, जितना खर्च करते हैं पोल्यूशन टैक्स लगाते हैं। जो इसमें क्या क्या स्वीडन, फिनलैंड, नीदरलैंड, नॉर्वे आज सभी कार्बन टैक्स लगा चुके हैं। किंतु वर्ष 2005 में पहली बार न्यूजीलैंड ने भूमंडलीय तापन के लिए प्रकृति गए कार्बन हेतु टैक्स लगाने का प्रस्ताव किया। सबसे पहले कार्बन टैक्स किसने लगाया था? न्यूजीलैंड लगाया था। यहाँ तक कि CO2 को समुद्र में कौन स्टोर कर रहा है, ये भी आप कमेंट कर सकते हैं। फरवरी 2018 में सिंगापुर सरकार ने ग्रीन हाउस पर गैस उत्सर्जन करने के लिए कटौती के लिए 2019 में कार्बन टैक्स चालू किया। अब देखियो भारत में क्या टेक्नोलॉजी, भारत स्टेज 6 मतलब 4, 5 भारत ने ले लिया, 3 से डायरेक्ट भारत 6 पे पहुंच गया। तो उसमें क्या किया कि जो व्हीकल्स हैं उस व्हीकल्स को इन्होंने भारत में जो पोल्यूशन करते थे उसको रोक लगाई। और जैसे मेट्रो सिटी हैं, जितनी मेट्रो सिटी में उसमें 10 ईयर से मोर जो व्हीकल्स हैं, जो ट्रक गाड़ियां हैं, उसको रोक लगा दी। ऐसा क्यों रोक लगाए? रोक लगाने से इससे क्या पता चलता है कि उस सिटी में आप जैसे दिल्ली को शहर को देखते हैं, दिल्ली एक पूरा फॉगिंग स्टेट बन गया। क्यों बन गया है? क्योंकि वहाँ पर ऑड इवन फार्मूला लगाया गया, क्योंकि वो टॉप पे है। जब वो एक प्लेट्यू है तो वहाँ पर वो गर्म चीज़ें वहाँ पर पहुँच जाती हैं, तो इसलिए वहाँ पर एक पूरा फॉग जैसा वहाँ पर वाटर कैनाल चलाए जाते हैं, जैसे ट्रकों के द्वारा या आपके बाइक के द्वारा वहाँ पर कैनाल चलाए जाते हैं। तो किसी भी गैर वैश्विक में ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल पर उस पर ध्यान दिया जाता है। अब इसमें गैस अणुओं की दक्षता एवं गैस के कारण वायुमंडलीय जीवन काल पर निर्भर करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडलीय जीवन काल में परिवर्तन, जबकि सभी समाविधियों को इसके दौरान वैश्विक तापमान के 1 विभव पाया जाए। UNFCCC के द्वारा अनुसार मीथेन 20 वर्ष के दौरान वैश्विक तापमान 26% पाया गया तथा कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में मीथेन ग्रीन हाउस के रूप में ज़्यादा प्रभावी हानिकारक है ना। तो इसमें अब पाया गया है कि मीथेन गैस जो होती है ये ज़्यादा हानिकारक आपका पाई जाती है ना। जो इसमें अब इसमें देखिए, जब आप कार्बन इमिशन करते हैं तो कार्बन इमिशन से आप क्या समझते हैं? इसमें क्या था? ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल पे आपको ध्यान देना, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल इसमें विभिन्न प्रकार के जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं उस मॉलिक्यूल्स पे आपको ध्यान देना चाहिए। जिसमें क्या करते हैं? ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा में कार्बन पंचित दर्शाते हैं। ग्रीन हाउस गैसों का प्रोटोकॉल में वर्ल्ड रिसोर्सेज पर कितना WSCT द्वारा किया गया था। यह सरकार के व्यवसाय नेतृत्व प्रदान करने के लिए ग्रीन हाउस उत्सर्जन करते हैं। परिणाम निर्धारित करने के लिए प्रबंध अंतर्राष्ट्रीय समझौता ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन मापन के प्रबंधन हेतु प्रतिवेदनों का करते हैं। वन कार्बन भागीदारी की सुविधा में कार्बन को जून 2018 में प्रावधान किया गया। यह सरकार के व्यवसाय नागरिकों को समाज के लिए ध्यान दिया जाता है। फलस्वरूप होने वाले उत्सर्जन को कम करने के लिए विकासशील देशों में सहायता प्रदान किया जाता है। यह सुविधा विकासशील देशों उनके प्रयोगों में सहायता करता है, तकनीकी मदद उपलब्ध कराती, परंतु यह सुविधा विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों की मदद नहीं करता है। बायोकार्बन फंडिंग इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल लैंडस्केप करते हैं, जिसका विश्व बैंक द्वारा प्रदान किया जाता है। नॉर्वे अधिकतम $150 मिलियन, यूके के लगभग $135 मिलियन में करता है। अमेरिका में $25 मिलियन प्रतिबद्धता है। लैंड सेक्टर में ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी का बढ़ावा देते हैं। कार्टेजिना प्रोटोकॉल में अधिकतम बायो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBDT, जो CBDT का फुल फॉर्म क्या था? कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी प्रोटोकॉल है जो जैव प्रौद्योगिकी में लीव मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म LMO में संभावित किया था। जैव विविधता की रक्षा हेतु 29 जनवरी 2000 को अंग्रित किया गया। यह 11 सितंबर 2000 को प्रभाव किया गया। नगोया प्रोटोकॉल 12 अक्टूबर 2014 से प्रभावित हुआ। CBDT क्लीन डेवलप आपका CBDT का कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यह एक जेनेटिक रिसोर्स प्राप्त करने के लिए उससे समुचित निपटारे के लिए किया जाता है। भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन संगठन GCCA द्वारा यूरोपीय विकासशील देशों में पर्यावरण स्थापित किया गया है। शुरुआत में 4 देशों में इसमें संधि किया था, 38 देशों में क्षेत्रों में प्रयोगित किया गया था। लक्षाधीन विकासशील देशों में इसकी विकास नीतियों को बजटों को परिवर्तन किया था। एकीकरण की एवं तकनीकी वित्तीय सहायता शामिल किया गया था। GCCA ने ओवर यूज यूरोपीय विकासशील किया गया था, जिनके द्वारा जलवायु परिवर्तन में न्यूनतम दक्षता इमिशन के द्वारा, मतलब आप न्यूनतम इमिशन
करते रहिए ना, इसके बारे में आपको इसमें बताया गया है। आपके देखिए क्योटो प्रोटोकॉल से आप क्या समझते हैं, ये क्या आता है आपका क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। इसका ये आपका कब बनाया गया था, UNFCCC द्वारा यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ फ्रेमवर्क दर गया था। यह ग्रीन हाउस गैस का निकाय कम करने से संबंधित अकेले ग्रीन हाउस के गैसों से। क्योटो प्रोटोकॉल से आप क्या था, जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। क्योटो प्रोटोकॉल 2005 में लागू किया गया था, ये 2005 के इसमें मतलब इसका स्टार्ट हो गया था, ये आपका सही स्टेटमेंट सही है। फिर क्या, क्योटो प्रोटोकॉल ओजोन प्रश्ना, ओजोन से कोई ओजोन से आपका दूसरा आएगा मेथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ग्रीन हाउस हानिकारक है। यस, अभी तो मैं आपको थ्योरी में बताया था, मीथेन जो होता है गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की तुलना में अधिक हानिकारक है। देखिए 2016 फरवरी 1905 में ये लागू किया गया था, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल के द्वारा यह किया गया था। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, कार्टेजियना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी के लिए सही है। कार्टेजियना बायोसेफ्टी, स्टॉकहोम कन्वेंशन अनवरत जैविक प्रदूषक के लिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और क्योटो प्रोटोकॉल ये क्या है, यहाँ पर जल संरक्षण नहीं होगा, यहाँ पर क्या आपका क्लाइमेट आपका चेंज होगा ना, आपका ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। जो आपको इसमें क्या है, अब इसमें आपको ये सब क्वेश्चन आंसर टाइप के क्वेश्चन है, धीरे धीरे कुछ चीज़ें थ्योरी में समझ में आएगी। देखिए 1997 में अनुमोदन किया गया, 16 फरवरी 2005 से आपका 1997 में कहाँ गया, क्योटो में किया गया था। रियो डी जेनेरियो आपका उसमें था 1997 में, 16 फरवरी 2005 से क्योटो प्रोटोकॉल आपका आ गया था। कौन सा, CDM सत्य नहीं है, यह विकसित देशों के लिए परियोजनाओं के लिए पूंजीगत निषेध करता है ना। ग्रीन डेवलपमेंट, यह हरित गैस उत्सर्जन को नियंत्रित करता है, यह एक सत्य है। यह ग्लोबल ताप को कम करता है, यह सत्य है। प्रोटोकॉल के सतत विकास आकलन का सुझाव देता है। क्योटो प्रोटोकॉल के तहत सामने आई, इसके कारण अंतर्गत कम करने के लिए विकासशील परियोजना किया गया था। ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस प्रोटोकॉल से आप क्या समझते हैं, ग्रीन हाउस प्रोटोकॉल से आप क्या समझते हैं, यह सरकार के व्यवसाय को नेतृत्व देने के लिए व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को समझने के लिए परिमाण निर्धारित करने के लिए प्रतिबद्ध हेतु अंतर्राष्ट्रीय लेखा का साधारण। यस, ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल आपका उससे रिलेटेड है। क्योटो प्रोटोकॉल 2005 में सम्मिलित हुआ। यस, क्योटो प्रोटोकॉल के मूल रूप से ग्रीन हाउस गैसों के निकाल के लिए कम करने से संबंधित। यस, स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सही है। CO2 उत्सर्जन के लिए भूमंडलीय तापन के संदर्भ में UNFCCC के अंतर्गत बाजार में संचित युक्त का क्या नाम है, जो विकासशील देशों को विकसित प्रोत्साहन करने के लिए क्या करता है, जो विकासशील देशों को विकसित के लिए प्रोत्साहन के लिए क्या करता है, उसमें स्वच्छ विकास युक्त परियोजना जो CBDT है, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म है, जो विकासशील देशों के लिए परिवर्तित किया जाता है। कार्बन जमाव, कार्बन क्रेडिट के बारे में स्वच्छ विकास क्योटो प्रोटोकॉल नवाचार युक्तियों के लिए किया गया। क्लीन डेवलप CDM जो है, तो भाई जो CDM टेक्नोलॉजी से आप क्या पाते हैं कि जो डेवलपिंग कंट्री हैं उनके यहाँ अच्छे अच्छे रिसोर्सेज हैं, तो आप कार्बन क्रेडिट को ट्रांसफ़र करेंगे तो वो आपको अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजी देंगे जो वो सर्जन कर रहे हैं। आपने जब फुट प्रिंट पढ़ा करता है कि मतलब कोई भी डेवलपमेंट क्या करता है, कोई भी डेवलपमेंट एक प्रकार से आपका कार्बन इमिशन करता है, तो इसी तरह से जब वो टेक्नोलॉजी नहीं बनाएंगे तो कुछ न कुछ तो इमिशन करेंगे। NX1 कंट्री NX2 कंट्री को UNEP में समर्थित कार्बन मीट्रिक टन के बारे में आप क्या समझते हैं, कार्बन मीट्रिक टन के बारे में आप क्या समझते हैं, एक संपूर्ण विश्व में निर्माण कार्यों में कार्बन पदचिह्न का आकलन करता है ना। कार्बन मीट्रिक टन, एक कार्बन मीट्रिक टन में आप क्या, ये संपूर्ण विश्व में निर्माण कार्यों में कार्बन पदचिह्न को आकलित करता है। कार्बन मीट्रिक टन विश्व जलवायु क्षेत्रों में निर्माण करता है। इससे जुड़े ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में मापन, रिपोर्टिंग, सत्यापन के लिए प्रभावित करता है। ब्लू कार्बन क्या है आपको मैं बता, ब्लू कार्बन, ब्लैक कार्बन और ब्लू कार्बन, ब्लैक कार्बन और आपका येलो कार्बन, महासागरों एवं तटीय स्थानों पर जो पाए जाते हैं उसको ब्लू कार्बन कहते हैं। ब्लैक कार्बन जैसे आप जब स्मोक करते हैं, जो महासागरों में कार्बन सिंक प्रोड्यूस होते हैं उसको ब्लू कार्बन हो गया। और उसके बाद जो ब्लैक कार्बन होता है, जैसे कार्बन डस्ट, जब आप जैसे कोई चिमनी का अलग अलग जगह का स्मोक डस्ट निकलता है, ब्लू कार्बन हो गया। उसके बाद एक ब्राउन कार्बन होता है, जो ब्राउन कार्बन के बारे में, तीनों कार्बन के बारे में आप लोग को आने वाले लेक्चर में इसके बारे में बता दूंगा। जो कार्बन सिंक करता है, जो मतलब समुद्र में जो पाए जाते हैं उनको ब्लू कार्बन कहते हैं। NX1 कंट्री क्या है,
क्योटो प्रोटोकॉल, इनके जो कंट्री हैं उसके बारे में आपको बता दे रहा हूँ। इसमें अलग किस डिपार्टमेंट में इन्होंने जोड़ने का प्रयास किया है। देखिए, स्वच्छ विकास डेवलपमेंट के लिए जाने के लिए इसमें ये आपका प्रोटोकॉल जो किया गया वो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, इसमें एनेक्स 1 कंट्री जो डेवलप्ड कंट्री है तो उसके बारे में, ऐसे कार्टेशियन प्रोटोकॉल से इससे कोई रिलेटेड नहीं था इस पार्ट में, इसीलिए इसको कर दीजिए। इसमें पार्ट 3 जो आपका क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म जो है इसके बारे में आप लोग को मैं बता दिया हूँ। कार्टेशियन प्रोटोकॉल कितना है, ये जैव सुरक्षा के समझौते के लिए आपका है कार्टेशियन प्रोटोकॉल। मानव गतिविधियों में प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष आंदोलन हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, कार्बन प्रतिचिह्न का। जो कार्बन फुटप्रिंट है, जो मानव इमिशन करवाए, जो कोई भी काम करोगे तो कुछ न कुछ कार्बन इमिशन करोगे तो उसी को बोलते हैं कार्बन फुटप्रिंट। जब आप पेड़ पौधे लगाओगे तो कार्बन क्रेडिट बनाओगे, तो ये चीज़ का। फिर क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, जब आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करोगे तो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म बनाओगे। और कार्बन क्रेडिट प्रणाली से क्योटो प्रोटोकॉल में सम्मिलित होता है। कार्बन क्रेडिट उन देशों के समूह को प्रदान की जाती है जो ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन को घटाकर उससे उत्सर्जन को अभियंता को नीचा कर चुके हैं। मतलब इसमें क्या करते हैं कि जब आप जितना कार्बन इमिशन करते हैं उस कार्बन इमिशन से ज़्यादा आप कार्बन क्रेडिट बनाते हैं, मतलब आपके यहाँ जो पेड़ पौधे हैं वो सब उससे ज़्यादा मात्रा में है, तो उसमें आप क्या करते हैं, कार्बन क्रेडिट एक क्रय विक्रय राष्ट्र कार्यक्रम के द्वारा समय समय पर निर्धारित मूल्यों पर आधारित किया जाता है। मतलब मार्केट के हिसाब से इसमें किया जाता है कि आप जो कार्बन क्रेडिट का शुरुआत किएगा, ये आपका कार्बन क्रेडिट क्योटो प्रोटोकॉल का अनुमोदन कब किया था, 1997 से स्टार्ट हुआ था, 2005 में इसका स्टार्ट हो गया था। भाई कार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप कहाँ से स्टार्ट किया था, विश्व बैंक के द्वारा किया गया था। बायो कार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल लैंडस्केप एक बहुउद्देशीय कोष है जिसका प्रबंधन इस समय में इसमें $150 मिलियन के $135 मिलियन के रूप में किया गया था। अमेरिका में $25 मिलियन प्रति व्यक्ति के लैंड सेक्टर में किया गया था। कार्बन भागीदारी की में सुविधा फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फेस्टिवलिटी के द्वारा में किसमें आप समझ सकते हैं, कार्बन जो आपकी भागीदारी है उसमें आप क्या समझते हैं। कार्बन भागीदारी के समय एक वनोन्मूलन के लेके आपका रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन का इसमें मदद करते हैं। तो इसमें कौन कौन से पार्ट को हम मदद करते हैं, 1 और 3 वाले पार्ट में। देखिए, कार्बन भागीदारी सुविधा बैंक के लिए प्रयोग किया जाता है, 2008 में किया गया था। सरकारी व्यवसायों के लिए किया जाता है। इसमें क्या करता है, सहायता मुख्य रूप से किया जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के स्टेमिनेट भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन संबंधित ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एलायंस के संदर्भ में आप क्या समझते हैं, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एलायंस के संबंध में आप क्या समझते हैं। ग्लोबल, यह यूरोपीय संघ की पहल है। यस, यह लक्ष्याधीन विकासशील देशों में उनकी विकास नीतियों एवं बजटों को एवं जलवायु परिवर्तन एकीकरण के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करता है। यस, स्टेटमेंट इसका 1 और 2 सही है। इसका कौन सा पार्ट है आपका, ये वाला पार्ट सही है। निम्नलिखित में कौन सा विश्व का पहला देश जो भूमंडलीय तापन प्रक्रिया के लिए कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा है। तो कार्बन टैक्स प्रस्ताव का सबसे पहले कौन सा, न्यूजीलैंड ने स्टार्ट किया था 2005 में। पॉल्यूशन टैक्स इन्होंने स्टार्ट किया था। किस देशों में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के बारे में स्टार्ट किया था, सिंगापुर में इन्होंने ग्रीन हाउस गैसों के लिए कार्बन टैक्स के बारे में 2019 से इसने स्टार्ट किया था। CO2 को अंदर स्टोर करने के लिए कौन सा था, गहरी कार्बन वेधशाला DDCO के संबंध में कौन सा सही, ये वैश्विक अनुसंधान कार्यक्रम के तहत कार्बन की पहली भूमिका आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है। गहरी माइक्रोबियल परिस्थिति के कारण इसमें किया जाता है। तो इसमें क्या क्या गहरी जो टेक्नोलॉजी है उसमें आप क्या समझते हैं, जो गहरी टेक्नोलॉजी है इसमें गहरी कार्बन से इसमें आपका क्या है, C वाला पार्ट है, दो मतलब 1 और C दोनों से। गहरी कार्बन की मात्रा, पृथ्वी पर कार्बन की मात्रा में गतिविधि के रूप में उद्गम समझने की दिशा में कार्य करते हैं। इस अभियान के तहत गहरे माइक्रोबियल परिस्थिति के जन्म में क्षेत्रीय अवलोकन का कार्यक्रम करते हैं। जलवायु कार्रवाई में ट्रैकर क्लाइमेट एक्शन फॉर ट्रैकर में विभिन्न किसका प्रयोग किया जाता है। इसमें अनुसंधान संगठनों के द्वारा निर्मित डेटाबेस किया जाता है। इसमें अनुसंधान संगठनों के आपका निर्मित जो डेटाबेस है उसमें जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट एक्शन फॉर ट्रैकर के रूप में क्यों करता है। यह 2009 में कार्रवाई के लिए किया जाता है। कथनों पर विचार, जलवायु समूह द क्लाइमेट ग्रुप एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है। इसके नेटवर्क में जलवायु परिवर्तन को प्रेरित करने का चलाया जाता है।
अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा भागीदारी के लिए पहले EP 100 का प्रारंभ किया गया। EP 100 में उच्च ऊर्जा के बारे में चर्चा किया गया है। तो इसका 1 ऑप्शन क्या है, 1, 3 एंड इसमें 4। इसमें क्या जलवायु जो क्लाइमेट EP 100 के बारे में चर्चा किया गया। EP 100 ऊर्जा दक्षता के नव प्रवर्तन के एवं उत्सर्जन के न्यूनीकरण के लिए प्राप्त किया जाता है। इसमें कुछ भारतीय कंपनियां EP 100 की सदस्यता प्राप्त की हैं। द क्लाइमेट ग्रुप 2003 में स्थापित किया गया था। इसमें EP 100 जो आता है आपका जलवायु ऊर्जा दक्षता के सुधारों के बारे में रिपोर्ट प्रदान 120 देशों ने इसमें भाग लिया था। इसमें अंडर 20 कोलिशन के तहत दी क्लाइमेट ग्रुप अंडर 20 कोलिशन में भाग दिया था। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।